नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर दौसा से इस वक्त आपको देंगे, जहां पर नांदरी गांव में बवाल का ये पूरा मामला है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। तो पुलिस ने अब तक 4 उपद्रवी अरेस्ट किए हैं। आपको बता दें कि 15 से अधिक संदिग्ध आरोपियों को डिटेन किया गया है और बवाल मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई है। एसआई ने राजकार्य में बाधा और संपत्ति के नुकसान का केस दर्ज कराया है। आगजनी की घटना से पीड़ित परिवारों की तरफ से ये एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में 35 नामजद है और सहित 100 से 150 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल बवाल की तस्वीरें हैं, किस तरीके से आरोपी के घर को नुकसान पहुंचाया गया है, आगजनी की गई है। ग्रामीणों का ये गुस्सा आरोपी पर फूट पड़ा और फिलहाल आरोपी पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन ग्रामीणों की गिरफ्तारी को लेकर जिन्होंने ये आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, वो उपद्रवियों के लिए दबिश पुलिस दे रही है। 4 को अब तक अरेस्ट कर लिया गया है। 15 से अधिक संदिग्ध हैं और जब ये बवाल हो रहा था, पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। आशीष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। आशीष, नांदरी गांव में बवाल का ये पूरा मामला, अब तक पुलिस की तरफ से दबिश में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और क्या क्या अभी तक इस पूरे मामले में जांच में सामने आया है? बिल्कुल, लगातार पुलिस एक्शन कर रही है। रात भर पुलिस ने दबिश दी है। कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15 से अधिक आरोपियों को पुलिस ने डिटेन किया है, क्योंकि नांदरी गांव में कुछ दिन पहले एक गर्भवती महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। जो हत्या का आरोपी था जगराम मीणा, उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी गांव में पंचायत हुई और हत्या के आरोपी के परिजनों को गांव से बाहर निकालने और उन्हें सबक सिखाने का एक निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद गुरुवार की रात पूरे गांव में तांडव मचाया गया। ग्रामीणों ने आरोपी जगराम मीणा के भाइयों व उसके 4 घरों में आग लगा दी। पूरा घरेलू सामान में तोड़फोड़ करके बाहर फेंक दिया गया। उनकी बाइक और जुगाड़ जो वाहन है उनको आग के हवाले कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर जबरदस्त बवाल किया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया। पुलिस की एक गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। इस पूरे घटनाक्रम में 4 पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुए थे और जो पेट्रोल डालकर जो जिन्होंने मकानों में आग लगाई थी वो लोग भी करीब 8 से 10 लोग झुलस गए थे। इस पूरे मामले में अब 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पहली एफआईआर एएसआई सीसराम ने दर्ज कराई है, जिसमें राजकार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति के नुकसान की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें करीब 15 नामजद हैं और 100 से 150 लोग अन्य आरोपी हैं। साथ ही जो आगजनी के पीड़ित जो लोग हैं, आरोपी जगराम मीणा के जो परिजन हैं, उनकी तरफ से भी 2 एफआईआर दर्ज की गई है। 2 एफआईआर में 35 नामजद लोग हैं और 100 से 150 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें हत्या का प्रयास, लूट और आगजनी की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने 3 एफआईआर। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। तूने आदिवासियों के खिलाफ जहर बोया है, आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाया। लोकसभा चुनाव से पहले तेरा परिणाम आएगा। सुधर जा नहीं तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा, ये धमकी दी गई है कैबिनेट मंत्री और झाजोल विधायक बाबूलाल खराड़ी को। एक युवक ने 3 दिन पहले बाबूलाल खराड़ी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी और शुक्रवार को जब उनके बेटे देवेंद्र खराड़ी ने उनके अकाउंट पर धमकी भरे इस पोस्ट को देखा तो अपने पिता को इसके बारे में जानकारी दी। मंत्री खराड़ी ने शुक्रवार शाम को कोटड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया है। इधर इससे पहले मंत्री खराड़ी ने उदयपुर आईजी अजयपाल लांबा और एसपी योगेश गोयल को फोन कर इसकी जानकारी दी थी और धमकी मिलने के बाद एसपी योगेश गोयल ने इसकी जांच शुरू करवा दी है। ये 3 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पर एक किसी ने पोस्ट डाली हुई है। पोस्ट ये डाली है कि भाई तुम सुधर जा, तू सुधर जा, जैसा शब्द उन्होंने उपयोग किया है कि तू समाज के लिए ठीक नहीं कर रहा है, आदिवासी को हिंदू बना रहा है और इसका अंजाम बुरा होगा। इस प्रकार कई प्रकार की लैंग्वेज लिखी है। फिर नीचे उन्होंने एक लोगो लगाया जिसमें आतंकवादियों के चित्र हैं और उसके नीचे उन्होंने कहा भाई चुनाव से पहले तेरे को अंजाम बुरा होगा। इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है। ये ओछी मानसिकता की हरकतें हैं। मेरे काम करने के तरीके से किसी को परेशानी होती है तो मुझे समझ में आता नहीं है किस बात की परेशानी होती है। मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ, ईमानदारी से मेरा काम करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से ये वातावरण दूषित करने का काम जो लोग कर रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार के लोगों ने जिस प्रकार से काम शुरू किया और काम करके कुछ लोगों को भ्रमित करने का काम किया, मुझे लगता है उन्हीं की ये मानसिकता है और वही ऐसा करते होंगे। और ये दूसरे लोग जो आदिवासी को आदिवासी से भिड़ा करके या आपस में लड़ते रहे, दूर से हम ये नाटक देखते रहे, ऐसा मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं। और मैंने आईजी से बात की, एसपी से बात की है और उसके बाद में थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वो पुलिस का काम है, पुलिस जांच करेगी, जो भी लोग सामने आएंगे। आगे बढ़ते हैं। सरकार की बनाई एडहॉक कमेटी आरसीए की गड़बड़ियों की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में आरसीए की कार्यकारिणी के चुनाव होने हैं और उससे पहले आरसीए की सियासत काफी दिलचस्प होती जा रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक और मंत्री पुत्र की आरसीए में एंट्री। मदन दिलावर के बेटे बने बारा क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष। मदन दिलावर के पहले राजेंद्र राठौड़ और गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हो चुके हैं लॉन्च। क्या है लॉन्चिंग के पीछे का ग्रामर? क्रिकेट बहाना, सत्ता निशाना। राजस्थान क्रिकेट संघ में नेता पुत्रों की दिलचस्पी बढ़ रही है। इसी कड़ी में ताजा नाम शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर का जुड़ा है, जो शुक्रवार को 12 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुन लिए गए। न्यूज 18 संवाददाता ने जब उनसे आरसीए के चुनाव लड़ने पर सवाल किया तो मंजे हुए खिलाड़ी की तरह पवन ने सवाल का जवाब भविष्य के गर्व से जोड़ दिया। तो किस तरह से देखा जाए कि अब आरसीए के चुनाव के अंदर भी जो आपकी दावेदारी है वो क्या रहने वाली है, उसके अंदर भी दावेदारी मजबूत तरीके से रखने वाले? देखो, मैं 12 जिला संघ से चुना गया हूँ। वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है। दोनों संभवतः क्रिकेट जगत से मिलते जुलते हैं, पर अभी आरसीए के बारे में कोई विचार नहीं है। तो अभी तक हमारा जो काम है वो केवल 12 जिले तक सीमित है। 12 में किस प्रकार से हम लोग क्रिकेट को आगे बढ़ा सकें। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर के पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह चूरू जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पद पर काबिज हैं, जबकि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर लंबे समय से बने हुए हैं। जो भी लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं अंदर झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम क्रिकेट के अंदर राजनीति करने आए हैं या क्रिकेट की राजनीति करके खेल को बढ़ाने आए हैं। आपको बताते चलें कि आरसीए में एडहॉक लगाए जाने से पहले चुनाव की घोषणा की गई थी। माना जा रहा था कि पराक्रम सिंह और धनंजय सिंह अध्यक्ष पद के लिए बड़े दावेदार बनकर उभरेंगे। उस दौरान पराक्रम सिंह को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया और धनंजय सिंह को आरसीए में कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। एडहॉक कमेटी के गठन के बाद कार्यकारिणी के चुनाव का इंतजार है। इस दौरान एक और मंत्री पुत्र की भी इस रेस में एंट्री हो गई है, जिससे मामला दिलचस्प हो चला है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल के साथ जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने डकैती के 2 आरोपियों को सांचौर में पकड़ा है। इन दोनों ने तमिलनाडु के चेन्नई में कृष्णा ज्वेलर्स शोरूम में डकैती की थी और इन दोनों डकैतों को तमिलनाडु से आई विशेष पुलिस टीम को सौंप दिया गया है और इन बदमाशों को पकड़ने वाले एजीटीएफ के हर सदस्य को 10-10 हजार रुपए के नगद इनाम से सम्मानित भी किया गया है। तो ये गिरोह पहले भी सोना और पेट्रोल पंप पर लूट की घटना में शामिल रहा है और इसके खिलाफ सांचौर और जोधपुर जिले में 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि इस गिरोह के सदस्य गुजरात में 12 किलो सोना लूट की वारदात में भी शामिल रहे हैं। और अब खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां पर पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं। डीजीपी यूआर साहू ने उन्हें सस्पेंड किया है। तो पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप सोनी, एसआई वंदना और कांस्टेबल सरोज सस्पेंड किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने ये निलंबन के आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तीनों पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई हुई है। 2021 में महिला हत्या केस में बेटी से पूछताछ में लापरवाही बरती थी, तो ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि जयपुर से जो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, पुलिस इंस्पेक्टर, एसआई और कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं। लापरवाही के चलते इन्हें सस्पेंड किया गया है। जयपुर से ये खबर आपको दे रहे हैं। डीजीपी यूआर साहू ने
इन्हें सस्पेंड किया है। बाकायदा इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 3 नाम है, दिलीप सोनी, वंदना और सरोज पांडे। पुलिस मुख्यालय बाकायदा निलंबन के आदेश भी जारी किए हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर के मानसरोवर पुलिस ने सेक्टर 42 से किडनैप की गई 2.5 साल की बच्ची को महज 12 घंटे के भीतर बरामद कर लिया है। बच्ची को अपहरण करने वाली महिला और नाबालिग को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही। देखिए रिपोर्ट। जयपुर की मानसरोवर पुलिस का शानदार काम। रात को हमारे को ये सूचना जरूर मिली कि एक महिला और एक करीबन 15 साल की लड़की है जो एक बच्ची को लेके रिक्शा में धनवंतरी के पास उतरी है। महज 12 घंटे में मासूम को किया बरामद। हमारे को सूचना मिली कि ये महिला वो 42 सेक्टर में रहती है। उस सूचना की तस्दीक के लिए हम 42 सेक्टर गए तो ये बच्ची उस महिला के पास हमें मिल गई। आरोपियों ने की थी बच्ची की पहचान छिपाने की कोशिश। उस बच्ची का हुलिया है, वो बाल कटे हुए हैं, उसका हुलिया चेंज किया गया है। जयपुर के मानसरोवर इलाके से किडनैप की गई 2.5 साल की मासूम वर्तिका को पुलिस ने आरोपियों से बरामद कर लिया है। गुरुवार को मानसरोवर के सेक्टर 42 से वर्तिका शाम के वक्त करीब 6 बजे उस वक्त किडनैप की गई जब वो घर के बाहर खेल रही थी। काफी छानबीन के बाद भी जब वर्तिका नहीं मिली तो पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई। परिवार की शिकायत पर एसीपी संजय शर्मा के सुपरविजन में सर्च ऑपरेशन चला और दोनों आरोपी पकड़ी गई। सुबह हमने एक जगह का वीडियो फुटेज मिला जिसमें एक 40 साल की महिला और एक बच्ची जो करीबन 15 साल की है, वो इस बच्ची को अंगुली पकड़ के उनके साथ में बच्ची जाती हुई दिखाई दी। इसी दौरान हमने उस महिला की शिनाख्त की, उसकी पहचान करने की कोशिश भी की। पहचान करने के बाद में हमारे को सूचना मिली कि ये महिला जो है वो 42 सेक्टर में रहती है। उस सूचना की तस्दीक के लिए हम 42 सेक्टर गए तो ये बच्ची उस महिला के पास हमें मिल गई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी महिलाएं बच्ची को साथ ले जाते साफ नजर आई हैं, जिसके बाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में उसकी तलाशी की गई। पुलिस की मेहनत रंग लाई और 12 घंटे के भीतर ही बच्ची मानसरोवर इलाके से बरामद कर ली गई। आरोपियों ने बच्ची की पहचान छिपाने के लिए उसके बाल भी काट दिए थे। मैं तो आया था काम कर मेरे कोई पता नहीं था। घर के बाहर ही खेल रही थी, ये उठा के ले आई थी। इसकी माँ दूसरी लेने गई थी बच्चे को, बड़ी बहन को लेने गई थी, तो इसको उठा के अचानक कोई ले गया था। हमको मालूम नहीं चला था। 6 साढ़े 6 बजे से मैंने कोई ले गया था, अब कंडा भी हो गया। ये उन्होंने ले जाने वाले ने बाल काटे, पहले चुटिया थी, ये बाल अभी काटे ले जाने वाले ने। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि महिला मानसिक रूप से बीमार है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में वो अपना बेटा भी खो चुकी है। बहरहाल नन्ही जान को सकुशल वापस पाकर के परिवार ने राहत की सांस ली है। वहीं पुलिस मामले की जांच के बाद सच्चाई सामने लाने का भरोसा दे रही है। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। चलिए कोटा से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर रील बनाते वक्त गोली लगने से एक युवक की मौत का मामला आया है और पकड़े गए बाल अपचारियों के कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तो पुलिस ने जिन बाल अपराधियों को इस मामले में पकड़ा है उनसे सोशल मीडिया अकाउंट पर हथियारों के साथ फोटो अपलोड भी किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पिस्टल के साथ रील बनाते वक्त मौत का मामला। परिवार ने साजिश के तहत लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूछताछ के लिए कई बाल अपचारियों को हिरासत में लिया। कोटा में देसी पिस्टल के साथ रील बनाते वक्त एक युवक की मौत के मामले में पुलिस हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। परिवार का आरोप है कि साजिश के तहत युवक के दोस्तों ने उसकी हत्या की। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जांच में यह भी बात सामने आई है कि रील बनाने के दौरान जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो भी अवैध थी। उसने ट्रेगर गट्टा खोला, उसमें कारतूस डाला, लोड किया, ट्रेगर ऊपर खींचा, उसको लोड करके और उसके सामने करके ट्रेगर दबा दिया।
वो वीडियो बना रहा था सामने से, उसको तो कुछ ऐसा था ही नहीं। अभी आप खड़े हो, अचानक से मैं आपके ऊपर ही लगा दूँ तो आपको थोड़ी पता है क्या होने वाला। वीडियो देखा आपने? वीडियो देखा है मैंने। वीडियो में क्या दिख रहा है? वीडियो में ये दिख रहा है। इस मामले में पुलिस ने कई बदमाशों को पकड़ा है। मृतक के पिता का आरोप है कि यशवंत के कुछ दोस्तों ने उसके साथ झड़प की बात बताई है और यही वजह है कि यशवंत को प्लान बनाकर कुछ लोग कोटा ले आए, जहां उन्होंने रील बनाने की बात कहकर अचानक से गोली चला दी। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। आखिर अवैध पिस्टल को लेकर युवक रील क्यों बना रहे थे? वहीं अवैध पिस्टल कहां से आई और पिस्टल लोडेड क्यों थी? उसमें कारतूस क्यों डाले गए? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि बदमाशों के साथ नाबालिगों के साथ खुलेआम घूमने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और अनूपगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दें, खड़ी बाइक में बोलेरो ने पीछे से टक्कर मारी है और टक्कर में बाइक चालक की मौत की खबर सामने आ रही है। गांव 7 SJM का जो मृतक सिकंदर सिंह वो निवासी बताया जा रहा है। रामसिंहपुर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। रामसिंहपुर थाना पुलिस के गांव 13 APD चौराहे पर बीती रात यह हादसा हुआ है। तो अनूपगढ़ से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर खड़ी बाइक में बोलेरो ने पीछे से टक्कर मार दी है। गांव 7 SJM का निवासी है मृतक सिकंदर सिंह। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और जांच शुरू कर दी है। 13 APD चौराहा है जो PS रामसिंहपुर में पड़ता है। मजरूर जो था 7 SJM का था सिकंदर सिंह पुत्र अजमेर सिंह राय सिंह। तो ये 13 APD चौराहे पर अपनी बाइक पर खड़ा था। पीछे से बोलेरो गाड़ी आई है, उसने पीछे से टक्कर मारी। तो टक्कर के दौरान ये घायल हो गया। घायल होने के बाद हमें सूचना मिली। हमें इसी दौरान आना था 15 APD तो रास्ते में हमें सूचना मिल गई। तो हम इसको प्राइवेट वाहन से सरकारी हॉस्पिटल रोहगढ़ लेकर आए। यहाँ तहरीर दी गई और तो डॉक्टर साहब ने इसको मृत घोषित कर दिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात मौसम की कर लेते हैं। दरअसल मौसम विभाग ने आगामी दिनों में सीमावर्ती इलाकों में पारा चढ़ने के साथ ही हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश भागों में आगामी 3 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो आपको बता दें कि 6-7 मई को अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने के आसार है, जबकि 7 मई से जोधपुर बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हीट वेव लू चलने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 घंटे के दौरान कुछ भागों में आंशिक जोधपुर बीकानेर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई जा रही है। विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ भागों में बादल छाए रहने की संभावना है। इसके असर से जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, आंधी और कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। बीकानेर के छतरगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आपको देंगे। फर्जी जमीन आवंटन मामले में एक्शन लिया गया है और करीब 4200 बीघा जमीन की खातेदारी निरस्त। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती अधिकारियों कर्मचारियों ने फर्जी जमीन आवंटन किया था। करीब 6100 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीनों की बंदरबांट कर दी गई थी और सीएमओ स्तर पर अब इस पूरे मामले की निगरानी हो रही है। करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि तत्कालीन 3 तहसीलदार, 2 नायब तहसीलदार, 2 गिरदावर और 12 पटवारियों सहित 52 लाभार्थियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो तत्कालीन 3 तहसीलदार, 2 नायब तहसीलदार। विक्रम संवाददाता इस वक्त अधिक जानकारी उनसे लेते हैं। विक्रम, फर्जी जमीन का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है। जी, निश्चित रूप से जो छतरगढ़ का बहुचर्चित जो फर्जी जमीन आवंटन का मामला था, ये कुछ दिन पहले ही सामने आया था और सरकार के स्तर पर जब इस मामले की जांच की गई और ट्रेनी IAS है यश चौधरी, उन्होंने पूरे मामले की जब ये जांच की तो ये सामने निकल कर आया कि 2018 से लेकर 2024 तक छतरगढ़ तहसील में जो अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए थे, उन्होंने लोगों के साथ मिलकर फर्जी आवंटन किए हैं और ये कुल
जो है 6100 बीघा जमीन का आवंटन था, लेकिन वो करोड़ों रुपए इसको आंका जा रहा था। लेकिन अब इसमें एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है कि जो तत्कालीन तहसीलदार हैं उन्होंने। ठीक है विक्रम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अगर आप 3-4 दिन की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं लेकिन भीषण गर्मी से अपने प्लान को अमली जामा नहीं पहना पा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। देखिए रिपोर्ट। जब धरती तप रही हो और आसमान में सूर्यदेव रौद्र रूप दिखा रहे हो, तब चलिए उस जगह जहां जिंदगी छांव के लिए भटक नहीं रही हो बल्कि मुस्कुरा रही हो। माउंट आबू मौसम के मारों का इकलौता सहारा है। आबू की ये वादियां दिलो दिमाग को राहत देती हैं, खासकर नक्की झील का फवारा तो आत्मा को तृप्त करने वाला है। वाकई कुदरत ने प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन को सजाने संवारने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ कदम कदम पर मुग्ध कर देने वाली प्रकृति की खूबसूरती है, दिलकश वादियां, पहाड़, झील और जंगल। दरअसल प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते अब लोग माउंट आबू की वादियों का रुख कर रहे हैं। यहाँ दिन में तापमान 35 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन रात का तापमान 25 डिग्री के अंदर सिमट आता है, जिससे आबू की हसीन वादियां सैलानियों से गुलजार हो जाती हैं। वैसे तो यहाँ हनीमून पॉइंट, सनसेट पॉइंट भी है, लेकिन 3937 फुट की ऊंचाई पर स्थित नक्की झील में बोटिंग का अपना ही आनंद है। हरी भरी वादियां, खजूर के वृक्षों की कतारें, पहाड़ियों से घिरी झील और झील के बीच आइलैंड, कुल मिलाकर के देखें तो सारा दृश्य सम्मोहित करने वाला है। झील में एक टापू को फवारा लगा करके आकर्षक बनाया गया है, जिसकी धाराएं 60 फुट की ऊंचाई तक जाती हैं। वैसे तो गुजरात की सरहद पर होने के कारण माउंट आबू में फिलहाल गुजराती सैलानी ही अधिक नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी कहर बरपाएगी वैसे वैसे लोग माउंट आबू की वादियों का रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब रुक करते हैं आज की 10